जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव लुसेंट के इतिहास सेक्शन से विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास का पहला जो है अध्याय पुनर्जागरण के संबंध में जानेंगे। पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ दोस्तों कहाँ हुआ था? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है और इटली के महान कवि दांते जो कि 1260 से 1321 ईस्वी तक का काल था, इसको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। यानी कि इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली के बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का भी वर्णन किया दोस्तों। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्राश्रय देने वाले जो दूसरा व्यक्ति पेट्रोक था 1304 से 1367 ईस्वी तक। पेट्रोक को मानववाद के संस्थापक भी माना जाता है। वह इटली का निवासी था। तो दोस्तों पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो को माना जाता है 1313 से लेकर 1375 ईस्वी तक के काल। तो इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो को माना जाता है। कहानीकार बोकेशियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक भी है दोस्तों। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। तो द प्रिंस किसकी पुस्तक है दोस्तों? मैकियावेली की, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शक का जनक मैकियावेली। पुनर्जागरण की भावना पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार है लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था दोस्तों। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध कृतियां हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत पर माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं दोस्तों। राफेल भी इटली के एक चित्रकार था। इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। तो मेडोना का चित्र राफेल के द्वारा चित्रकार किया गया है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता। तो पुनर्जागरण काल में दोस्तों चित्रकला का जनक किसे? तो जियाटो को। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया गया। इंग्लैंड के लेखक कौन था? टॉमस मूर। इनकी एक पुस्तक है यूटोपिया, जिसमें आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया था। रोमियो एंड जूलियट
शेक्सपियर जो इंग्लैंड का था, इनकी अमर कृतियाँ, इनकी इसकी जो है, इनकी शेक्सपियर जो इंग्लैंड के हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रोमियो एंड जूलियट। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस ने खंडन किया था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। गैलीलियो जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या इसको केपलर, इसका टाइम टेन्यूर की हम बात करें 1571 से 1630, इन्होंने गणित की सहायता से यह बतलाया है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है ग्रह का नियम किसने दिया? केपलर ने। न्यूटन 1642 से 1726 गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता न्यूटन। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था दोस्तों, जो जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का? मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का, जो धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मनी भाषा में किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इनके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते हैं। लोलार्ड्स। अमेरिका की खोज दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज। अमेरिगो वेस्पुसी जो कि इटली के थे, इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिका का नाम अमेरिका, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा। प्रशांत महासागर का नामांकन स्पेन निवासी मैगलन ने किया। प्रशांत महासागर मैगलन। समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन ही था। तो दोस्तों यहाँ पहला जो विश्व इतिहास का है चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम जानते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन से विश्व इतिहास का दूसरा अध्याय, इसका नाम है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो आइए जानते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी, तो रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी मिली। 4 जुलाई 1776 अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित था। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लिफायते का नेतृत्व फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया। तो दोस्तों स्टाम्प एक्ट का पारित हुआ 1765 में। किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ब्रिटेन के उस वक्त ग्रैनविल जो पीएम थे, इनके द्वारा पारित किया गया था स्टाम्प एक्ट 1765 में, जिसके अनुसार सभी अदालती कागज अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय, रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। तो प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? सैमुअल एडम्स ने। सप्तवर्षीय युद्ध
अगर हम बात करें सप्तवर्षीय युद्ध, तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। 1756 से 63। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्था बनाई, जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन ने लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित किया। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकताओं पर बल दिया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन था। तो दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिसका तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। सैमुअल एडम्स। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशवासियों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया। और इस सम्मेलन में दोस्तों ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया, व्यापार का बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लैक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरी महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। तो दोस्तों, प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ तो हुई? तो अमेरिका में। और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। यानी आधुनिक गणतंत्र की जननी अमेरिका को कहा जाता है। प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ? तो अमेरिका में। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? तो अमेरिका में। संसार को जो है सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को मान्यता भी मिली। यानी मॉन्टेस्क्यू के जो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत था, इसको भी मान्यता दिया गया। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में बना। अमेरिका में गृह युद्ध 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुआ। दक्षिणी राज्य दास्तान के समर्थन और उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। दोस्तों, अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिना राज्य में हुई। तो दक्षिणी कैरोलिना राज्य में जो है अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत भी हो गया था। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह जो है प्रजातंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दिया था। तो दोस्तों, यहाँ अब्राहम लिंकन की जो प्रसिद्ध नारा था या प्रसिद्ध कह सकते हैं
परिभाषा था कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी में कर दिया। अमेरिका यानी अमेरिकी जो है गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो दोस्तों दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम जानते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन से विश्व इतिहास का यह तीसरा अध्याय जो कि फ्रांस की राजक्रांति के संबंध में जानेंगे। फ्रांस की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों फ्रांस की राजक्रांति यह 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी और इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। तो फ्रांस की राजक्रांति के समय में फ्रांस में कैसी व्यवस्था, तो सामंती व्यवस्था थी और फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी लुई 16वां के काल में हुआ था। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यह नारा दोस्तों फ्रांस की राजक्रांति की ही देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून, यह कथन लुई 14वां का है। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी जिसकी संख्या 17 थी, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश कर्मानुगत होते थे। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने किया था। तो वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, तो लुई 14वां ने करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है और लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेत जो कहाँ की, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राजदरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। टेले की हम बात करें तो एक प्रकार का भूमि कर था। टीथे की हम बात करें तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। तो टेले एक प्रकार का भूमि कर, टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। फ्रांस की क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था। वाल्टेयर की हम बात करें तो चर्च का विरोधी था दोस्तों, तो वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो की हम बात करें, रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह जो वाल्टेयर की प्रसिद्ध पंक्ति है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसों की वो लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की प्रसिद्ध रचना। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसकी रचना मॉन्टेस्क्यू ने किया था, जिसमें सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। फ्रांस की क्रांति में सबसे जो महत्वपूर्ण नारा था समानता, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का ही नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स अर्थात
श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी का था, द्वितीय स्टेट अभिजात वर्ग का था, जबकि तृतीय स्टेट्स इसमें देश के 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इन वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज और अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान और मजदूर आदि शामिल थे, यानी कि 90% जनसंख्या में। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा जो है लिब्रे, तो लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा था। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन, इसकी शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को हुआ था। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन है। तो माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो ये जो है फ्रांस की ही देन है, माप तौल की दशमलव प्रणाली। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हो जाएगा। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कॉर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन का जन्म अजासियो कॉर्सिका द्वीप की राजधानी हुआ करता था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया, तो ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन अंत 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का अंत हो गया। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना 1799 ईस्वी में नेपोलियन, और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। आधुनिक फ्रांस के निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने ही कहा था। नेपोलियन की पत्नी नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की थी। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में किया था। बैंक ऑफ फ्रांस। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया, परंतु एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1815 ईस्वी में। इस युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहाँ 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेपोलियन के पतन का कारण उसका रूस पर आक्रमण था। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात भी किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। तो दोस्तों यहाँ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगली वीडियो। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम जानते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव प्लूसेंट के विश्व इतिहास का चौथा अध्याय इटली के एकीकरण के संबंध में। तो यह चौथा अध्याय होगा, इटली का एकीकरण। तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। कितना राज्य? 13 राज्य। इटली के एकीकरण का जनक की हम बात करें तो जोसेफ मैजनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। मैजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया था, और इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पीडमोंट राज ने अगुवाई की थी। इटली की समस्या को काउंट
काउंट काबुल ने इसको अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाया। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबुल और गैरिबाल्डी को दिया जाता। यंग इटली के संस्थापक 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी हो जाएगा। तो यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में किसने किया? तो जोसेफ मेजनी ने। गैरिबाल्डी को लाल कुर्ती के नाम से गैरिबाल्डी ने एक सेना का संगठन किया था। कार्बोनरी सोसाइटी, इसकी स्थापना गिबर्टी, कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक गिबर्टी हो जाएगा, गिबर्टी। विक्टर एमेनुएल सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई थी। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना जाता। 2 अप्रैल 1860 इटली राष्ट्र का जन्म। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। तो दोस्तों रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया कब? 1871 ईस्वी। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति के नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह हो जाएगा जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी ने कहा था यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबुल ने किया था और इटली के एकीकरण के जन्मदाता नेपोलियन। तो नेपोलियन इटली के एकता के जन्मदाता हो जाएगा नेपोलियन। इटली के एकता का जन्मदाता नेपोलियन। तो दोस्तों चौथा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं जर्मनी का एकीकरण, जो कि लुसेंट से है और यह वर्ल्ड इतिहास का 5वां अध्याय है। आइए जानते हैं जर्मनी का एकीकरण के संबंध। तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। तो जर्मनी का एकीकरण दोस्तों किसने किया था? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क प्रुसिया के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रुसिया था। तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रुसिया। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रुसिया के नेतृत्व में ही दोस्तों करना चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। किससे था दोस्तों? फ्रांस। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता। तो जर्मनी में दोस्तों राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। फ्रेडरिक लिस्ट। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था और यह फ्रैंकफर्ट में होता था दोस्तों। तो जर्मनी राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता था? डाइट के नाम से जाना जाता था और यह फ्रैंकफर्ट में हुआ करता था। 1815 से 1850 ईस्वी, यानी 1815 से 1850 ईस्वी के बीच जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में रॉके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 में किया गया था। मई 1848 में फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन हुआ था। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रुसिया का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। सेनापति कौन था? वान माल्टेक। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रुसिया का चांसलर बनता। तो दोस्तों प्रुसिया का चांसलर बिस्मार्क कब बना? 23 सितंबर 1862 ईस्वी। बिस्मार्क इसका जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। कहाँ? तो ब्रेडनबर्ग में। कब? 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। बिस्मार्क को बाजीगर विलियम प्रथम ने कहा था। सेरेजोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रुसिया के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में सम्मिलित हुआ। तो ऑस्ट्रिया दोस्तों जर्मन संघ में सम्मिलित हुआ 23 अगस्त 1866 ईस्वी को।
फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था दोस्तों। तो सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध फ्रांस एवं पर्सा के बीच हुआ था और 15 जुलाई 1870 ईस्वी को संपन्न हुआ था। नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को दोस्तों आत्मसमर्पण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में ही किया था और फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस एवं पर्सा के बीच हुआ था। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। तो दोस्तों सूडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ और इसके साथ ही 5वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं रूसी क्रांति के संबंध। लुसेंट का यह वर्ल्ड इतिहास से 6ठा अध्याय होगा, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले है समाजवाद। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। तो दोस्तों समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। वह वेल्स का रहने वाला था। तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का रहने वाला? वेल्स का था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को ही माना जाता है दोस्तों। तो आदर्शवादी समाजवाद के प्रवक्ता किसे माना जाता है? प्रवक्ता तो यह रॉबर्ट ओवेन को। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक की हम बात करें कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। कार्ल मार्क्स ने दोस्तों दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक भी लिखी है। फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक की अगर हम बात करें, फ्रांसीसी साम्यवाद, तो इसका जनक हो जाएगा सेंट साइमन। फेबियन सोशलिज्म के नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक के तौर पर भी जाना जाता है। तो दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासक को जार कहा जाता है, और यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हुआ। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है दोस्तों। अलेक्जेंडर द्वितीय जार मुक्तिदाता के नाम से। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति कब हुआ था दोस्तों? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था, जिसका तत्कालीन कारण की हम बात करें, तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय था। 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन था और लेनिन ने चेका का संगठन किया। तो चेका का संगठन किसने किया? तो दोस्तों यह है लेनिन के द्वारा किया गया था। लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल सेना ट्रॉट्स्की, चेका का लेनिन, और बोल्शेविक क्रांति के नेता की हम बात करें तो लेनिन था। रूस में जार शासन अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट से हुई। एक जार, एक चर्च, एक रूस, यह नारा दोस्तों जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिन के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव। तो दोस्तों शून्यवाद का जनक कौन हो जाएगा? तुर्गनेव। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव रूसी साम्यवाद का जनक कहा जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई थी। सोशल डेमोक्रेटिक दल रूस में 1903 ईस्वी में। सोशल डेमोक्रेटिक दल जिसकी स्थापना दोस्तों 1903 ईस्वी में थी। यह दल 2 गुटों में बटा हुआ था। कितने गुटों में? तो कुल 2 गुटों में विभाजित था, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक हो जाएगा, जबकि मेंशेविक का अर्थ है
अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल के नेता की हम बात करें तो लेनिन, यानी बोल्शेविक जो कि बहुसंख्यक था उसके नेता कौन हो जाएगा? लेनिन। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित किया था जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। अप्रैल थीसिस। 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया। नई आर्थिक नीति रूस में लागू किया था लेनिन ने कब? 1921। आधुनिक रूस के निर्माता स्टालिन को कहा जाता है स्टालिन। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई दोस्तों। तो लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। राइट्स ऑफ मैन के लेखक थॉमस पेन हो जाएगा। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की हो जाएगा। मदर की रचना किसने किया था? मैक्सिम गोर्की। रूसी क्रांति के सिद्धांत के प्रवर्तक ट्रॉट्स्की हो जाएगा दोस्तों। रूसी क्रांति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन? ट्रॉट्स्की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कि प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो, युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजेल्स। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं दोस्तों विश्व इतिहास के 7वां अध्याय औद्योगिक क्रांति के संबंध में। यह लुसेंट समान अध्ययन से विश्व इतिहास का यह 7वां अध्याय होगा। तो औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नाल्ड टायनबी ने किया था। अर्नाल्ड टायनबी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर? तो इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था। सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। तो सबसे पहले पक्की हुई जो सड़क है, पक्की सड़क बनाने की विधि निकाला था कौन? तो यह था मैकेडम। 1761 ईस्वी में ब्रिडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से बर्थले तक नहर बनाया था। मैनचेस्टर से बर्थले तक जो नहर बनाया था, यह कौन बनाया था? तो ब्रिडले नामक इंजीनियर ने 1761 ईस्वी। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया था। औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। तो जर्मनी जो है किसका? तो इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। औद्योगिक क्रांति के हुए आविष्कार। तो आविष्कार और आविष्कारक और उसका वर्ष। तो तेजी से चलने वाला शटल का आविष्कार जॉन ने किया था 1733 ईस्वी। स्पिनिंग जेनी ने आविष्कार किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था 1765 में। स्पिनिंग जेनी यानी पानी की शक्ति से चलने वाला, इसका आविष्कार रिचार्ड आर्क राइट ने किया था 1767 ईस्वी। स्पिनिंग म्यूल, इसका आविष्कार क्रॉम्पटन ने किया था 1776 ईस्वी में। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला जो करघा है, इसका आविष्कार कार्टराइट ने किया था। हालांकि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी 1815 ईस्वी। तो 7वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता। अगर ये वीडियो पसंद आए कृपया से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, इंडियन एजुकेशन एचडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव लुसेंट के विश्व इतिहास से 8वां अध्याय, जो कि इंग्लैंड में क्रांति इसका मुख्य शीर्षक है। तो 8वां अध्याय होगा विश्व इतिहास लुसेंट से, यानी कि विश्व इतिहास जिसका शीर्षक है इंग्लैंड में क्रांति। और हम बात करें दोस्तों इंग्लैंड में गृह युद्ध। तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध यह चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में था। तो दोस्तों इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था 1642 ईस्वी में।
इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था। उस समय इंग्लैंड का जो शासक था जेम्स द्वितीय था। तो इंग्लैंड में गौरव क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था, जि, जिसमें उस वक्त इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध, ये जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। तो दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में। तो गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया था। इस अधिकार पत्र को ही मेग्ना कार्टा कहा जाता। तो मेग्ना कार्टा 1215 ईस्वी, यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। और हम बात करें एलिजाबेथ प्रथम, तो एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। तो दोस्तों एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? तो यह था ट्यूडर वंश। ट्यूडर। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्ष तक चला था, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी, इंग्लैंड में गृह युद्ध यानी कि गृह युद्ध 7 वर्ष तक चला था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम, इसे फांसी की सजा दी गई थी, और गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थन को कैवेलियर कहा गया। कैवेलियर, राजा के समर्थन को। और जो संसद के समर्थक थे उसे राउंड हेड्स कहा गया। राउंड हेड्स। जय हिंद दोस्तों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव लुसेंट के इतिहास के विश्व इतिहास, यानी कि विश्व इतिहास से देखेंगे 9वां अध्याय जो कि प्रथम विश्व युद्ध। तो 9वां अध्याय क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में हम जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध जिसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? 28 जुलाई 1914 ईस्वी। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, और यह युद्ध 4 वर्ष तक चला, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देश? तो 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण की हम बात करें, तात्कालिक कारण, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरोजोवा में 28 जून 1914 ईस्वी में की गई हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध संपूर्ण जो है विश्व, यानी कि संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमों में बटा हुआ था, मित्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। तो दोस्तों धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्मनी। और इसमें जो शामिल देश हो जाएगा ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल था। तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ था। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा। अंततः वह 26 अप्रैल 1915 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया था दोस्तों। सर्बिया के गुप्त क्रांतिकारी संस्था जिसका नाम था काला हाथ। रूस जापान युद्ध जो कि 1904-05 ईस्वी में हुआ था, इसका अंत अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। रूजवेल्ट की मध्यस्थता से रूस जापान युद्ध का अंत हो गया था। मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुआ। मोरक्को संकट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1944 ईस्वी को किया था। 1 अगस्त 1944। और फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 14 हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914, 1 अगस्त 1914 और फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 को किया था। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 4 अगस्त 1914। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो इटली 26 अप्रैल 1915 ईस्वी।
प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति की हम बात करें वुडरो विल्सन हो जाएगा दोस्तों। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो लुसितानिया नामक जो जहाज था इसे डुबाया गया था जर्मनी के द्वारा, जिसके कारण पर अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 1917 ईस्वी में शामिल हो गया। क्योंकि उस जहाज में मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिका के ही थे। जुलाई 1918 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया था और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 ईस्वी में तुर्की और 3 नवंबर 1918 ईस्वी को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कब किया? प्रथम विश्व युद्ध में, तो 3 नवंबर 1918 ईस्वी को। जर्मनी सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय, जर्मनी का सम्राट जो था कैंसर विलियम द्वितीय 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातंत्र दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एडवर्ड को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 ईस्वी को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था दोस्तों, जिसमें कुल 28 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्त केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन की हम बात करें तो पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारण करने में जिन राष्ट्र अध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई थी वे थे अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो था फ्रांस के प्रधानमंत्री। वर्साई की संधि की हम बात करें वर्साई की संधि तो यह संधि दोस्तों 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुआ। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। तो जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना पनडुब्बी रखने का अधिकार भी छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग भी की गई थी दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान की हम बात करें तो राष्ट्रसंघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली जो वर्साई की संधि था इसमें दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का भी बीजारोपण हो गया था। तो जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी पर आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव लुसेंट के वर्ल्ड इतिहास से चीनी क्रांति के संबंध में, जो कि यह 10वां अध्याय होगा। 10वां अध्याय चीनी क्रांति। और हम बात करें मंचू राजवंश, तो मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति के नायक सन यात सेन थे। तो चीनी क्रांति के नायक कौन था दोस्तों? तो सन यात सेन। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना किया था। तुंग मेंग दल की स्थापना किसने? तो 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने किया था, जिसका उद्देश्य था दोस्तों चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना था। कोविनेट
लीग की सोसाइटी, कोविनेट लीग सोसाइटी के संस्थापक कौन था? तो सन्यासी सेन। 1911 ईस्वी में क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन सिंह काई के समर्थन में सन्यासी सिंह ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया था। युआन सिंह काई के समर्थन में सन्यासी सेन जो है अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सन्यासी सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो सन्यासी सिंह के द्वारा। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकेल बोरोदीन को आमंत्रित भी किया था। सन्यासी सेन, डॉक्टर सन्यासी सिंह ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना था। जनरल गैलेन को। डॉक्टर सन्यासी सिंह ने 3 सिद्धांत थे। तो डॉक्टर सन्यासी सेन के कुल कितने सिद्धांत? 3 सिद्धांत। राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन्यासी सेन को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। डॉक्टर सन्यासी सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। और हम बात करें दोस्तों तांग वंश की, तो तांग वंश की हम बात करें तो चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ था जो लगभग 300 वर्षों तक यानी कि 7वीं से 9वीं सदी तक सत्ता में रहा, जिसकी राजधानी सियान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नगरों में से एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित किया जाता था। यानी कि तांग जो है साम्राज्य की हम बात करें, इसमें जो है नौकरशाही की जो नियुक्ति किया जाता था दोस्तों वो परीक्षा के माध्यम से। डॉक्टर सन्यासी सेन की मृत्यु की हम बात करें तो 1925 ईस्वी में डॉक्टर सन्यासी सेन की मृत्यु हो गई। और डॉक्टर सन्यासी सेन की मृत्यु के बाद चांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला था। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हो गए। चीन में गृहयुद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। चीन में गृहयुद्ध 1928 ईस्वी। 1925 ईस्वी में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया था। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी 1893 ईस्वी में माओ त्से तुंग का जन्म हुआ था। कहाँ? तो हुनान में। च्वांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानंकित में संभाली थी। च्वांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में किया था। साम्यवादियों के दमन कराने के लिए च्वांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया था। तो दोस्तों ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किसने किया था? तो च्वांग काई शेक ने किया था, जो कि साम्यवादियों के दमन के लिए किया गया था। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में हुई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। माओ त्से तुंग चीनी गणवादी गणतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री चाओ एन लाई था। चाओ एन लाई चीनी जनवादी गणतंत्र की राजधानी हुनान थी। कहाँ? तो हुनान। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाया गया था। खुले द्वार की नीति चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। ब्रिटेन। और खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक की हम बात करें तो जॉन हे था। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इसकी स्थापना 1921। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में इसकी स्थापना हुआ था। तो 10वां अध्याय दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव प्लूसेंट विश्व इतिहास से 11वां अध्याय तुर्की के संबंध में। तुर्की की हम बात करें तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की कहा जाता है। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था दोस्तों। युवा तुर्क आंदोलन इसकी शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 ईस्वी हुआ था। युवा तुर्क आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक की संधि हुई थी, जिसे सेव्र की संधि, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ
भीषण अपमानजनक की संधि सेव्ड की संधि जो 10 अगस्त 1920 ईस्वी 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई थी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्क के निर्माता दोस्तों मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा। इसे अतातुर्क यानी तुर्की के पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। तो तुर्की के पिता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का औपचारिक जन्मतिथि की हम बात करें तो 19 मई 1881 ईस्वी को सेलेनिका में हुआ था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म सेलेनिका में हुआ था। कब? तो 19 मई 1881 ईस्वी। इनके पिता का नाम अली रजा था। अली रजा। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 में। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया और एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्ली पोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की थी दोस्तों। और इसी के बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया था। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि हुई। तो लोजान की संधि तुर्की एवं यूनान के बीच कब? तो 1923 ईस्वी में हुई। 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। तो तुर्की गणतंत्र की घोषणा 23 अक्टूबर 1923। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 को खिलाफत को समाप्त कर दिया। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 को खिलाफत को समाप्त कर दिया और 20 अप्रैल 1924 को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की के नए गणतंत्र के राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ। तुर्की में नए गणतंत्र के राष्ट्रपति कौन? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी जिसके संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है। पहला है 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना। तो तुर्की भाषा परिषद की स्थापना 1932 ईस्वी में हुआ था। 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू 1933 में। 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा और इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। फिर पांचवा हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन जो कि 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में किया गया दोस्तों। इस्तांबुल का पुराना नाम की हम बात करें, इस्तांबुल का पुराना नाम तो कुस्तुनतुनिया था। कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल का पुराना नाम हो जाएगा दोस्तों। और 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था। कमाल पाशा की मृत्यु 1938। तो कमाल पाशा के यानी कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में हुई थी। तो दोस्तों 11वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं विश्व इतिहास के 12वां अध्याय जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन से है और 12वां अध्याय है इटली में फासिस्टों का उदय। तो फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इटली में। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था और इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमांगना में हुआ था। रोमांगना। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था और इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। मिलान में ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को ही पुकारा जाता है दोस्तों, ड्यूस के नाम से। और फांसीवादी राष्ट्रवाद के समर्थक थे। तो फांसीवादी जो है राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फांसीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे, मतलब काला रंग का जो कमीज है पहना करते थे पोशाक के रूप में। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों मुसोलिनी ने सेना का अधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो डियाज को। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए जो नियमों की संख्या कुल 22 थे। राष्ट्रीय
निगम परिषद के अध्यक्ष मुसोलिनी ही था, जिसकी सदस्यों की संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या कुल 25 था। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या कुल 25 थी। मुसोलिनी ने दोस्तों अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया था। अबिसिनिया पर जर्मनी यानी जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 में किया था। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। तो मुसोलिनी ने दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र के विरुद्ध जो युद्ध की घोषणा किया था, कब? 10 जून 1939 में। और इटली में फांसीवाद का अंत 28 फरवरी 1945 ईस्वी में हो गया। तो दोस्तों यहाँ 12वां अध्याय। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम जानते हैं दोस्तों लुसेंट जो है सब्जेक्टिव लुसेंट के विश्व इतिहास से 13वां अध्याय, जो कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय अध्याय का मुख्य नाम है। जर्मनी की हम बात करें, जर्मनी में नाजी दल के उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। तो हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में कौन सा दल का उत्थान हुआ था? तो नाजी दल का। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में। बचपन में दोस्तों हिटलर चित्रकार बनना चाहता था। चित्रकार। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध, इसमें हिटलर जर्मन की तरफ से लड़ा था, जर्मनी की तरफ से। और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था दोस्तों। युद्ध के बाद हिटलर जर्मनी वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूरर का अर्थ होता है दोस्तों नेता। फ्यूरर का क्या अर्थ होता है? तो नेता बन गया। 1923 ईस्वी में हिटलर ने लुडेनडार्फ के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? तो लुडेनडार्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ, हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आत्मकथा था उसका मीन कैम्प, तो मीन कैम्प की रचना जेल में ही एडोल्फ हिटलर ने किया था। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को प्रतीक चिन्ह बनाया। किसको दोस्तों? तो स्वास्तिक जो है इसे प्रतीक चिन्ह बनाया एडोल्फ हिटलर ने। 1932 में 1932 के चुनाव हुआ था, हिटलर ने नाजी पार्टी को, हिटलर की जो नाजी पार्टी है 1932 ईस्वी के चुनाव में 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया था दोस्तों। अगस्त 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु हो गया। चांसलर और राष्ट्रपति के पद को ही मिलाकर एक कर दिया हिटलर ने। अब हिटलर जर्मनी का सर्वोसर्वा बन गया था। तो हिटलर जर्मनी का सर्वोसर्वा अगस्त 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद बन गया था, और यह जो है चांसलर और राष्ट्रपति के पद को एक करके। गुप्तचर जो पुलिस, इसको गेस्टापो का गठन हिटलर ने किया था। तो गुप्तचर पुलिस था गेस्टापो, इसका गठन कौन किया था? हिटलर। एक राष्ट्र एक नेता, इस यह भी नारा दोस्तों हिटलर ने ही दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। नाजी दल के प्रचार का कार्य गोयबल्स संभालता था। गोयबल्स। जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई थी। जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना। हिटलर 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साई संधि की निःशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की दोस्तों। उसके बाद पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया गया था। साम्यवादी खतरे से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कॉमिंटर विरोधी समझौता हुआ। कॉमिंटर
विरोधी समझौता जो 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में यही जो है समझौता धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो दोस्तों हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? 1 सितंबर 1939 को। और हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। ऑस्ट्रिया एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ है यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर लिया। 30 अप्रैल 1945 को दोस्तों हिटलर ने आत्महत्या कर लिया। इसके साथ ही 13वां अध्याय समाप्त होता है। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं सब्जेक्टिव लुसेंट के विश्व इतिहास से 14वां अध्याय जापानी साम्राज्यवाद के संबंध में। जापानी साम्राज्यवाद। तो जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ था। तो जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ था दोस्तों? चीन हुआ था। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिका व्यापार के लिए खोल दिया था। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने किया था। जापान में आधुनिकीकरण प्रक्रिया की शुरुआत 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। तो दोस्तों जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य 1872 ईस्वी। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया था। तो जापान ने रूस को हराया कब? 1905 ईस्वी में। जापान रूस युद्ध की समाप्ति के पश्चात 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पार्ट्समाउथ की संधि हुई। तो दोस्तों पार्ट्समाउथ की संधि कब हुई? 5 सितंबर 1905 ईस्वी। जापान ने 1931 ईस्वी को अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु मंचूरिया पर आक्रमण किया था। तो मंचूरिया पर जापान ने 1931 ईस्वी में आक्रमण किया था दोस्तों। 20 मार्च 1933 अगर हम बात करें 20 मार्च 1933 ईस्वी को, तो जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। तो जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्यागा? तो 20 मार्च 1933 ईस्वी को। पीत आतंक के नाम से जापान को ही संबोधित किया था। जापान को पीत आतंक। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। धुरी राष्ट्र का। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया था दोस्तों। हिरोशिमा नामक शहर। और हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण दोस्तों जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम जानते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव लुसेंट के विश्व इतिहास से 15वां अध्याय जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में। 15वां अध्याय यानी द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करें तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी दोस्तों। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुआ। तत्कालीन कारण की हम बात करें तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष तक लड़ा गया था और अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हो गया। इसमें कुल 61 देश भाग लिया था। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 को, समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। कुल 6 वर्ष तक लड़ा गया था और 61 देश इसमें भाग लिया था। तत्कालीन कारण की हम बात करें तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण तो वही हो जाएगा, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। तो दोस्तों म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ? 1938 ईस्वी में। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था दोस्तों। वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में जर्मनी ने किया था। स्पेन में गृह युद्ध, अगर हम बात करें स्पेन में गृह युद्ध तो 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। तो संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन था दोस्तों? स्पेन। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। ऑपरेशन बारबोसा।
23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। तो 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया था और फरवरी 1943 ईस्वी में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। जर्मनी की ओर से दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली प्रवेश किया। तो जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का प्रवेश किया 10 जून 1940 ईस्वी को। अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को किया। 8 दिसंबर 1941। इस कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को इसका जो कारण है कि अमेरिका जो द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया, इसका कारण की हम बात करें, इसका कारण है जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसेना अड्डे पर जबरदस्त हमला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए थे। तो दोस्तों रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए कितना बार, तो कुल 4 बार चुने गए थे। 1933 से लेकर 45 तक वह इस पद पर बने रहे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई। इस संबंध में इसका संबंध यानी कि रूजवेल्ट का संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से था। डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति बनते हैं वो अधिकतम 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति बन सकते हैं और इसका जो रिकॉर्ड तोड़ा, इस क्या कहते हैं इसको, क्रम को कह सकते हैं, तो रूजवेल्ट ने जो कितना, तो 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, 33 से 42 तक। इंग्लैंड के शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक शैली सेवरी था। शैली सेवरी वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से दोस्तों जाना जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय रूस को ही जाता है। रूस को मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास से 6 जून 1945 ईस्वी को जर्मनी सेना परास्त हो गई। 7 मई 1945 ईस्वी को इसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया था। जापान पर अणुबम का प्रयोग अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को किया था और इस युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश दोस्तों जापान ही था। तो मित्र राष्ट्र के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था, तो जापान था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय जो कि यूरेनियम 235 का बना हुआ था और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर फैटमैन जो कि प्लूटोनियम 239 का बना हुआ था नामक एटम बम गिराया। तो जापान पर अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को लिटिल बॉय एवं फिटमैन नामक एटम बम गिराया था। लिटिल बॉय दोस्तों यूरेनियम 235 और फिटमैन प्लूटोनियम 239। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 ईस्वी को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त 1945, अगर हम बात करें दोस्तों 15 अगस्त 1945 ईस्वी को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 ईस्वी को यदो की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसूरो पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैकआर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किया। जापान के प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन था, एडमिरल सुजुकी। इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में 24 अक्टूबर को हुआ था, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। इसके कुल 6 अंग है और इसके बारे में देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हम बात करें दोस्तों यहाँ पर विश्व इतिहास लुसेंट का, जो सब्जेक्टिव लुसेंट का विश्व इतिहास है, यहाँ पर सभी अध्याय समाप्त होता है। कुल 15 अध्याय थे। 15वां अध्याय विश्व इतिहास से संबंधित था।
जो यहाँ पर समाप्त होता। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।